कविता का पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और उसकी सैलरी बहुत ही कम है, जिससे कि घर का खर्चा ठीक से नहीं चल पाता है और वो हमेशा परेशान रहती है। इस महीने भी कुछ सेविंग नहीं हो पाई अजय। हाँ कविता, मैं क्या सोच रहा हूँ, कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ, कम से कम थोड़ी सेविंग तो हुआ करेगी। माँ की बीमारी में भी बहुत खर्चा हो जाता है और मेरी सैलरी इतनी कम है कि ठीक से हम अपने शौक भी पूरे नहीं कर पाते। वैसे ही तो तुम सुबह 9 बजे जाते हो और रात को 10 बजे वापस आते हो। ऐसे में कहीं दूसरी जगह नौकरी कैसे कर पाओगे? क्यों ना मैं ही कहीं दूसरा काम देख लूं, इससे थोड़े बहुत पैसे भी आते रहेंगे और सेविंग भी हो जाएगी। अरे लेकिन तुम भी तो दिन भर घर का काम करती हो, माँ को संभालती हो, तुम कैसे मैनेज कर पाओगी? उसकी चिंता तुम मत करो, और घर में काम ही कितना है, हम 3 ही तो लोग हैं। मैं कल इस बारे में मम्मी जी से बात करती हूँ और कोई काम ढूंढ लेती हूँ। कविता खुश होती है कि अगर वो काम करने लगेगी तो घर में अपने पति को सपोर्ट कर पाएगी और थोड़े बहुत जो उसके खर्चे हैं वो आसानी से निकाल पाएगी। सुबह अपनी सास को दवाई देते हुए कविता मौका देखकर अपनी सास से काम की बात करती है। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बहू। मैं सोच रही हूँ कहीं कोई काम कर लेती हूँ। इनकी कमाई से तो घर ठीक से चल नहीं पा रहा है। दुनिया भर के खर्चे हैं और बचत के नाम पर 1 रुपया नहीं बच पाता। लेकिन बेटा, आजकल ज़माना इतना ख़राब है, तू बाहर काम करने जाएगी और लोगों की नज़र में आएगी। तुझे तो पता ही है कैसे कैसे मामले सुनने और देखने को मिलते हैं। ऐसा सोचते रहेंगे मम्मी जी तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी मैं कोई अच्छा काम ही करूँगी, ऐसा वैसा काम थोड़ी करूँगी। मुझे तो बहू का घर के बाहर जाकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तेरा मन है और तेरा पति हाँ कर देता है तो तू अपने हिसाब से देख ले बेटा। बस कल को मुझे कुछ सुनने को नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा मम्मी जी, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आज ही दिन में जाती हूँ और कहीं काम देखती हूँ। भगवान ने साथ दिया तो कहीं ना कहीं कोई काम मिल ही जाएगा। कविता खुश है कि उसकी सास ने उसे हाँ बोल दी। दिन में वो खुशी खुशी घर के बाहर जाती है काम ढूंढने के लिए, लेकिन जब वापस आती है तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है। मैंने तो सोचा था मुझे कहीं अच्छा काम मिल जाएगा, लेकिन बाहर निकलकर पता चला पैसे कमाना इतना भी आसान नहीं है। अब समझ आया कि अजय इतनी मेहनत करने के बाद भी ठीक से कमा क्यों नहीं पाते। खैर, अब जो भी काम मुझे मिला वही करना पड़ेगा और ये बात सबसे छुपा कर रखनी पड़ेगी। आज मैं काम की तलाश में बाहर गई थी और मुझे एक छोटी सी कोचिंग क्लास में छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पैसे कितने देंगे बहू? महीने का 5,000 मिलेगा मम्मी। दिन में 2 से 5 बजे तक जाना होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस बीच तुम घर का सारा काम भी कर पाओगी और मम्मी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे तो इसके काम करने से ही परेशानी है। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे घर की बहू बाहर जाकर काम करे, लेकिन अब तुम लोगों की जिद है तो ठीक है। सास गुस्से में उठकर चली जाती है। कविता और उसका पति एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अरे तुम चिंता मत करो, मम्मी का गुस्सा ऐसा ही है, कल तक ठीक हो जाएगा। और फिर जब तुम पैसे कमा कर घर लाओगी तो देखना वो इस बात के लिए भी मान जाएंगे। अगले दिन कविता जल्दी जल्दी तैयार होकर काम के लिए निकल रही होती है और अपनी सास को दरवाजा बंद करने के लिए कहती है। मम्मी जी, 2 बज गए हैं, मैं जा रही हूँ। आप दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और आपकी दवाई टाइम से ले लेना। मैं शाम को आते वक्त आपके लिए फल लेकर आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बहू की कमाई थोड़ी खाऊंगी, मैं तो अपने बेटे के पैसे का खाऊंगी। तुम अपने पैसे अपने पास रखो, खुद पर खर्च करना मुझ पर नहीं। अब जाओ, देर हो जाएगी। सास के मुंह से 2 टूक सुनकर कविता को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप चली जाती है। शाम को कविता वापस आती है तो बहुत थकी हुई होती है। आज उसका पहला दिन था, इसलिए काम करके वो थक चुकी है। उसका पति और सास इस बात को नोटिस करते हैं। क्या बात है कविता, बहुत थकी हुई लग रही हो।
हाँ, तो बाहर जाकर काम करना कोई बच्चों का खेल है क्या? दिन भर घर में भी काम करो, फिर बाहर भी काम करो, ऐसे ही नहीं आते पैसे। अब बात बहू को समझ आ गई होगी। नहीं मम्मी जी, आज पहला दिन था, इसलिए थोड़ा थक गई हूँ। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब जब ठान ही लिया है कि काम करना है तो फिर पीछे नहीं हटूंगी। तुम लोगों को जो सही लगे करो, मुझे क्या है, बस 2 टाइम की रोटी मिल जाए काफ़ी है। सास फिर से बहू को बातें सुनाने लगती है। कविता अपने पति की तरफ देखती है और उसका पति उसे हाथ दिखाकर शांत रहने के लिए कहता है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन बहू जब काम से वापस आती है तो उसके हाथ में कुछ कट लगे होते हैं जो उसकी सास नोटिस करती है। अरे बहू, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? ये कट कैसे लग गए? हाथों में लगी चोट को देखकर बहू घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अपनी सास को क्या जवाब दे। वो मम्मी जी, पता नहीं, शायद सब्जी काटते हुए चाकू लग गया होगा। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कविता 2 टूक जवाब देकर जल्दी से अंदर चली जाती है और सास को शक होता है कि बहू का मिजाज कुछ बदला हुआ है। अगले दिन महीना खत्म हो चुका है और बहू 5,000 रुपए लेकर आज घर आती है और सीधा अपनी सास के पास जाती है और उनके हाथ में पैसे देती है। ये लीजिए मम्मी जी, मेरी पहली कमाई, पूरे 5,000 रुपए। बहू की पहली कमाई देखकर सास मन ही मन खुश होती है, लेकिन दिखाती नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन मुझे क्यों दे रही है? अपने पास रखो, इससे अपने खर्चों को पूरा करना। मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मम्मी जी, आपको मेरे पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी बच्चा पहली कमाई लाता है तो अपनी माँ के हाथों में ही रखता है, इसलिए मैं भी आपके हाथ में रख रही हूँ। आशीर्वाद दीजिए, इस तरह ही अच्छे से काम कर सकूं। बहू की बात सुनकर सास खुश हो जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। लेकिन सास की नज़र बहू के हाथों पर जाती है जो एकदम सफ़ेद पड़ गए हैं और बहुत नरम भी। इन्हें देखकर सास को कुछ अजीब लगता है। बहू, एक बात तो बताओ, पहले तो तुम्हारे हाथ ऐसे नहीं थे, अब इतने ज्यादा सफेद और नरम कैसे हो गए हैं, जैसे कि पानी में गल गए हों। सास का सवाल सुनकर बहू घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या जवाब दे। नहीं तो मम्मी जी, वो अभी ठंड का समय है ना, इसलिए ठंड की वजह से सफेद पड़ गए हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। सास की बात को सुनकर बहू अंदर चली जाती है और सास सोच में पड़ जाती है। अगले दिन बहू काम पर जा चुकी है और सास की एक सहेली उनसे मिलने आती है। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए, तो सोचा मिल लेती हूँ। तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत तो ऊपर नीचे चलती ही रहती है। तुम सुनाओ, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? तुम्हारी बहू कैसी है? मेरी बहू तो एकदम अच्छी है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे तुम्हारी बहू नजर नहीं आ रही। अच्छा, काम पर गई होगी ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता पुष्पा कि मेरी बहू काम पर जाती है? तभी वहाँ कविता आ जाती है और दरवाजे के पास खड़ी होकर अपनी सास और उसकी सहेली की सारी बातें सुनती है। कैसे नहीं पता होगा? वो जिस जगह काम करती है वो मेरी दूर की जेठानी लगती हैं। मैं गई थी उनके घर तो वहाँ देखा तुम्हारी बहू बर्तन धो रही है। मुझे तो बड़ा बुरा लगा तुम्हारी बहू को ऐसे देखकर। कैसे दिन आ गए, बेचारी को घरों में बर्तन धोने पड़ रहे हैं। ये बात सुनकर कविता की सास हैरान रह जाती है और बाहर खड़ी कविता घबरा जाती है। वैसे तुम्हें अपनी बहू को ऐसे छूट नहीं देनी चाहिए थी। तुम्हें तो पता ही है आजकल कैसा माहौल चल रहा है। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करोगी? पहली बात तो पुष्पा, मेरी बहू ऐसी नहीं है, और दूसरी बात, मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। मेरी बहू तुम्हारी बहू की तरह नहीं है जो शौक पूरे न होने पर मायके भाग जाती है। और जहाँ तक बात है मेरी बहू के बर्तन धोने का काम करने की, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अब हम कोई अंबानी तो है नहीं जो करोड़ों के बिजनेस करेंगे। बहू अपने पति को
और इस घर को सहारा देने के लिए काम कर रही है और इज्जत का काम कर रही है। मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, बाकी जिसकी जैसी सोच। सास अपनी सहेली को अच्छी खासी सुना देती है। सहेली के पास कोई चारा नहीं बचता और वो मुंह बनाकर उठकर वहां से चली जाती है। इधर कविता अंदर आती है और जोर जोर से रोने लगती है। अच्छा, तो तुमने सब कुछ सुन लिया। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपसे झूठ बोला। मैं किसी कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ाती, बल्कि 3-4 घरों में बर्तन धोने का काम करती हूँ। मैं उस दिन जब काम की तलाश में बाहर गई तो मुझे पता चला कि काम मिलना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैंने लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम ले लिया, लेकिन आपको सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, काम करने में कोई बुराई नहीं है और तुम तो मेहनत और ईमानदारी का काम कर रही हो। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी और हर सास बुरी नहीं होती। जब तुम मेरे बेटे और इस घर के लिए इतनी मेहनत कर सकती हो तो मैं तुम्हारा सपोर्ट क्यों नहीं कर सकती। और कोई बाहर वाला आकर मेरी बहू के लिए एक शब्द भी कहे, मुझे बर्दाश्त नहीं। ऐसे ही मेहनत करती रहो और किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। अरे तुम दोनों अचानक यहाँ कैसे? क्यों, हम तुझसे मिलने नहीं आ सकते? हमारा मन किया और हम चले आए। वो तो ठीक है, मगर पहले खबर तो की होती, मैं तुम लोगों के लिए कुछ इंतजाम करके रखती। पूजा, मोना और नीति तीनों पक्की सहेलियां थी। मोना के पापा इंजीनियर थे तो पूजा के पापा बिजनेसमैन, मगर नीति के पापा एक फैक्ट्री में वॉचमैन थे। मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर पा रहे थे। चल यार, आज स्कूल के फ्रेंड का गेट टुगेदर है। नहीं यार, मैं नहीं चल पाऊंगी, आज मेरा मेहंदी का ऑर्डर है। यार तू और तेरी मेहंदी के ऑर्डर, हर वक्त उसी में बिजी रहती है। यार तुझे तो पता ही है ना कि मैं मेहंदी लगाकर ही अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल पाती हूँ, वरना बाबा तो। ये कहते हुए नीति चुप हो गई, मगर मोना और पूजा समझ गई कि उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। उन दोनों ने उसकी मदद करने की कोशिश करी, मगर नीति ने साफ मना कर दिया। कुछ दिन बीते और उन लोगों का स्कूल भी पूरा हो गया। बेटा नीति, अब हम तुमको पढ़ा और लिखा नहीं पाएंगे, जल्दी ही हम तेरी शादी कर देंगे। मगर बाबा, अभी मुझे और पढ़ना है। बेटा, मेरी हैसियत नहीं है, तेरी शादी के लिए भी तो दहेज का इंतजाम करना होगा। नीति पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, मगर उसके पापा ने जल्दी ही उसकी शादी कर दी। वहीं उसकी दोनों फ्रेंड मोना और पूजा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली गईं। काफी दिनों के बाद आज तीनों सहेलियां मिली थी। अरे तू क्यों इन सब बातों के बारे में सोच रही है? बता, क्या चल रहा है कॉलेज के बाद? तू तो गायब ही हो गई थी। और नहीं तो क्या, तेरा पता करने की कोशिश की, मगर तेरा कोई फोन नंबर ही नहीं था। वो तो अचानक एक दिन मार्केट में अंकल जी मिल गए और फिर तेरे बारे में पता चला। बस फिर क्या था, पहला मौका देखते ही हम दोनों यहाँ हाजिर। अपनी सहेलियों से बात करने में भी नीति को अजीब लग रहा था, क्योंकि एक तो वो लोग काफी समय के बाद मिली थी, दूसरी की उन लोगों का रहन सहन नीति से कई गुना बेहतर था। नीति को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी सहेलियों को क्या कहे और कहाँ बैठाए। तभी नीति की सास वहां आ गई और उन दोनों के लिए चटाई बिछाते हुए बोली, अरे नीति, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारी सहेलियां कितनी देर से खड़ी हैं, उन्हें बैठने को तो बोलो। तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो किचन में गई तो उन्होंने देखा घर में दूध ही नहीं है, तो वो उसकी सहेलियों के लिए काली चाय बनाकर ले आई। ये देख नीति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मगर मोना बोली, अरे वाह, आपको कैसे पता कि मैं डाइटिंग पर हूँ? ग्रीन टी या ब्लैक टी ही पीती हूँ। हाँ, ब्लैक टी सेहत के लिए काफी अच्छी होती है। ये कहते हुए दोनों चाय पीने लगी, मगर नीति ने उन्हें रोक दिया। पूजा, मोना, मुझे पता है तुम लोगों को ग्रीन टी ब्लैक टी तो दूर की बात है,
दूध में पानी डाली हुई चाय भी नहीं भाती है। खालिस दूध की चाय पीने वाली मेरी सहेलियां पानी की चाय पी रही हैं। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे नहीं, तू गलत समझ रही है। और हम तेरे घर पर चाय दूध पीने नहीं आए हैं, तुझसे मिलने आई हैं। मेरे घर की हालत तो तुम देख ही रही हो ना। क्या करूं, घर में कमाने वाले केवल एक ही इंसान, तेरे जीजा जी, और खाने वाले 5 जन। कितनी भी मेहनत कर ले पूरा ही नहीं पड़ता। हमेशा किसी न किसी चीज की कमी ही रहती है। कोई बात नहीं, ये तो हर गृहस्थी में होता है यार, ये सब तो चलता रहता है। नहीं यार, मुझे भी कई बार अफसोस होता है, काश बाबा ने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाया होता तो मैं घर से ही बच्चों को ट्यूशन लेकर घर चलाने की कोशिश करती और अपने पति की थोड़ी मदद कर देती। और ना तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, और घर पर बीमार सास के होते हुए भी मैं बच्चों को छोड़कर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, हम लोग इतने समय के बाद मिले हैं, देखना कुछ अच्छा ही होगा। ये कहते हुए पूजा हंसती। बहुत दिनों के बाद नीति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। थोड़ी देर में इधर उधर की बातें करने के बाद वो दोनों सहेलियां वहां से चली गईं। यार सच में मुझे नीति के लिए बहुत बुरा लग रहा है। काश हम लोग उसकी मदद कर पाते। हम नीति की मदद करेंगे तो भी कैसे? तुम्हें पता है ना, वो हम लोगों की मदद एक्सेप्ट नहीं करेगी। वही तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। पैसों की मदद तो वो लेगी नहीं। शादी के पहले भी उसकी हमने मदद करने की कोशिश की थी तो उसने मना कर दिया था। फिर क्या करें? तुम्हें याद है, नीति मेहंदी बहुत अच्छी लगाती थी। क्यों ना उसके इसी टैलेंट को हाईलाइट कर दे, और इसके लिए उसे कहीं बाहर भी नहीं जाना होगा और उसकी पैसों से भी मदद हो जाएगी। मगर हम लोग करेंगे क्या? बस कुछ नहीं, सोशल मीडिया पर ऐड कर देते हैं। वैसे भी सोशल मीडिया की पहुंच काफी लंबी है। देखते हैं ये नीति के लिए कितना मददगार होगा। दोनों सहेलियों ने बातें करते हुए अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नीति के नाम का विज्ञापन बनाकर डाल दिया। दोनों की फ्रेंड लिस्ट में काफी सारे लोग थे, तो जल्दी ही सबको नीति के बारे में पता चल गया। एक दुल्हन अपनी शादी की मेहंदी लगवाने वो नीति के घर पहुंची। क्या आपका नाम नीति है? जी कहिए। कल मेरी शादी है और आज अचानक से मेरे मेहंदी आर्टिस्ट ने आने से मना कर दिया। क्या आप मुझे मेहंदी लगा देंगी? क्या कहा आपने? मैं मेहंदी? मुझे तो किसी को मेहंदी लगाए बरसों हो गए हैं। क्या पता ठीक से लगा पाऊंगी या नहीं। कोई बात नहीं, कैसी भी लगा दीजिएगा। अब मैं लास्ट मोमेंट पर किसे ढूंढूंगी। आप जो भी चार्ज लेंगी मुझे मंजूर है। उस दुल्हन के बार बार फोर्स करने पर नीति उसे मेहंदी लगाने के लिए मान जाती है। बहुत टाइम के बाद उसने मेहंदी लगाई थी, मगर फिर भी मेहंदी बहुत खूबसूरत लगी थी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी मेहंदी इतनी सुंदर लगी है। थैंक्स तो आपको मुझे कहना पड़ेगा। मुझे आपने एक मौका दिया, मगर आप बताएंगे कि आपको कैसे पता चला कि मैं मेहंदी लगाती हूँ? अरे मैंने अपनी फेसबुक फ्रेंड पूजा की पोस्ट पर आपके बारे में देखा था। उसने आपकी मेहंदी की बहुत तारीफ की थी। ये कहते हुए वो नीति को पैसे देने लगी, मगर नीति ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अरे दुल्हन को मेहंदी लगाना तो शगुन होता है, और शगुन के पैसे कैसे? अरे ये क्या बात हुई? मैं अभी मेरी मेहंदी आर्टिस्ट से मेहंदी लगवाती तो भी तो मैं उसे पैसे देती ना। मैं अपनी पहचान वालों को भी आपके बारे में बताऊंगी। ये कहकर वो नीति को पैसे देकर चली गई। नीति बहुत खुश थी। वो सोचने लगी कि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, मगर मेरी सहेलियों ने मेरे बारे में सोचा। मैं भी ना उस दिन जल्दीबाजी में उनसे उनका नंबर लेना भूल गई, वरना उन्हें फोन लगाकर थैंक यू बोलती। अब ना जाने कब मिलना होगा। नीति ने जिस दुल्हन को मेहंदी लगाई थी, सभी को उसके डिजाइन बहुत पसंद आए थे। दुल्हन की मेहंदी पब्लिसिटी और पूजा और मोना के सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐड की वजह से अब नीति के पास बहुत से लोग मेहंदी लगवाने आने लगे थे। नीति अब घर पर ही रहकर अपने पति की मदद कर पाती थी और उसके घर की हालत भी अब सुधर गई थी। ऐसे ही एक बार नीति किसी को मेहंदी लगा रही थी, तभी पूजा और मोना वहां पहुंचे।
हम लोगों को भी मेहंदी लगा दोगी क्या? नीति ने बिना देखे ही उन्हें वेट करने को बोला तो वो लोग हंसने लगे। जैसे ही नीति ने उन लोगों की ओर देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अरे तुम लोग यहाँ? यार थैंक यू पूजा, मोना, मैं तुम लोगों का ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? तुम लोगों ने सच्ची दोस्ती निभाई है। एहसान उतारने का एक तरीका है, हमें भी मेहंदी लगा दो। ये कहते हुए वो हंसने लगी। सच में गरीब दोस्त के घर अमीर सहेलियों ने जाकर उसकी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।